प्रिय विद्यार्थियों, हम डेविस का अपर्दन चक्र देख रहे हैं। अपर्दन चक्र की श्रृंखला के अंतर्गत हम आगे देखते हैं। तो डेविस के आज हम अपर्दन चक्र की समीक्षा करेंगे, यानी कि उसका मूल्यांकन करेंगे। डेविस के भौगोलिक चक्र को 1899 से 1950 तक व्यापक सराहना मिली। यद्यपि भू आकृति में सांख्यिकीकरण, गतिक संतुलन, कंप्यूटर मॉडलिंग आदि के कारणों से प्रमाण सहित आलोचनाओं की अधिक संख्या हो गई। इससे डेविस के समर्थकों की संख्या कम होती गई। सर्वप्रथम डेविस के विचारों की कटु आलोचना जर्मनी के विद्वानों द्वारा आरंभ की गई, जिनमें वॉल्टर पैंक सर्वाधिक कटु आलोचक रहे। डेविस के मत के संदर्भ में निम्न बिंदुओं की आलोचना की गई। सर्वप्रथम आलोचना है वो भौगोलिक चक्र शब्द को लेकर थी। इसमें स्थल रूपों के क्रमिक विकास को दर्शाने के लिए चक्र शब्द का प्रयोग भ्रामक है, क्योंकि चक्र का मतलब होता है साइकिल, यानी एक बिंदु से आरंभ हुआ वो उसी बिंदु पे समाप्त हो, वो चक्र कहलाता है। एक सर्किल जिसे कहना चाहिए। तो ये चक्र तभी पूरा होता है जब स्थलखंड पूर्णतः उसी आरंभिक अवस्था में हो जाए, परंतु व्यवहारिक में हो ही नहीं सकता। कोई स्थलखंड जैसा है वो वहाँ पे वापस ऐसे घूम के थोड़ा ना आ सकता। तो इसलिए चक्र शब्द डेविस का भ्रामक था। विद्वानों के चक्र शब्द के स्थान पर क्रमिक विकास या सिक्वेंशियल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए था। डेविस द्वारा दूसरा आलोचना प्रस्तावित भौगोलिक चक्र एक प्रकार की पश्चिगामी दृष्टि से ग्रस्त है, यानी रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि अपर्दन क्रिया शुरू होने के साथ ही उन्नयन प्रक्रिया को पूर्णतः मान लेता है, जबकि प्रकृति में ऐसा नहीं है। कि वो कहते हैं कि जो उन्नयन जो है वो पूरी तरह जब समाप्त हो जाएगा जब ही अपर्दन चक्र आरंभ होगा, ऐसा डेविस कहता है, जबकि प्रकृति में संभव नहीं है। इस मान्यता का भी कोई तर्क संगत आधार नहीं है कि समतल ढाल जीर्ण और तीव्र ढाल तरुण होते हैं, यानी उनका समतल ढाल तो बुढ़े हो गए और जो तीव्र ढाल है वो यंग हो गए। ये कोई आधार नहीं है कि ये बूढ़ा है, जीवित है, ये क्या है। ढालों को नियंत्रित करने वाले अनेक कारकों में मिट्टी की प्रकृति, जलवायु, वनस्पति, चट्टानी संरचना तथा ढाल पर कार्यरत कटाव की क्रिया सम्मिलित है। तो इस आधार पर ये कोई मान्यता ठीक नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो डेविस की जो सिद्धांत है वो डार्विनवाद से प्रभावित था। वो जैविक विकास की अवस्था पर निर्धारित था और उससे भू आकृति का जीवन चक्रीय विकास बताने का प्रयास किया गया, जो वास्तव में भ्रामक है। कि जो एक जीवित लक्षणों का व्याख्या करना, उनकी उत्पत्ति की व्याख्या करना एक अपने आप में अलग है, परंतु उनको स्थलखंड की व्याख्या भी उन्हीं के आधार पर करना ये भी अपने आप में गलत है। तो डेविस ने द्वारा प्रस्तुत अवस्थाओं की नामावली युवा, प्रौढ़ा, वृद्धावस्था मानव जीवन में तो निश्चित समय पर आती है, परंतु स्थलखंड के विकास में ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार मानव की मृत्यु वृद्धावस्था के दौरान, परंतु स्थलखंड की मृत्यु नहीं होती है, तो ये भी अपने आप में गलत है। डेविस ने उत्थान को त्वरित और अचानक बताया, जबकि स्थलखंड का विकास स्वयं दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जो प्लेट विवर्तनी की क्रियाशीलता से स्पष्ट है। डेविस की आलोचना उत्थान तथा अपर्दन के मध्य संबंधों को लेकर भी अत्यधिक तीव्र है। उनके अनुसार स्थलखंड के उत्थान तक अपर्दन क्रिया आरंभ नहीं होती है, परंतु उदाहरण के तौर पर हिमालय पर पूर्ववर्ती नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र आदि हिमालय के निर्माण के पूर्व में भी और बाद में भी दौरान भी अपर्दन कार्य में संलग्न थी। वो अपनी घाटियों को लगातार गहरा कर रही थी। डेविस ने इस स्थलाकृति को संरचना प्रक्रम अवस्था का परिणाम माना। पैंक ने इसके विपरीत स्थलाकृति को उत्थान व निम्नीकरण की दर
तो दोनों प्रावस्थाओं के संबंध का प्रतिफल बताया। जो प्लांक का विचार है वो बड़ा व्यवहारिक है और इस वजह से आलोचना की। डेविस का मत था कि स्थलखंड के उत्थान पूर्ण होने जाने के बाद लंबी अवधि तक विवर्तनिक स्थिरता रहती है और साथ में जलवायु की भी स्थिरता रहनी चाहिए, परंतु प्रकृति में संभव नहीं है। बहुचक्रीय स्थलाकृति के अनेक उदाहरण हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किंग हैग स्ट्रॉलर शॉर्ले डेविस के ऐतिहासिक विकास के संकल्प पर आधारित अपर्दन चक्र को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। उसके स्थान पर गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और जो अधिक वैज्ञानिक है। ओ माल नाम के विद्वान के अनुसार डेविस ने अपर्दन चक्र का आवश्यकता से अधिक सामान्यीकरण कर दिया है, जो उचित नहीं है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि स्थलखंड वास्तव में एक अंतिम उत्पाद या संप्राय मैदान में बदल जाते हैं। अतः उपरोक्त कमियों और आपत्तियों के बावजूद डेविस का जो सिद्धांत है पूर्ण रूपेण अस्वीकार नहीं हो पाया। वर्तमान में भी भू आकृति के कालक्रमिक विश्लेषण के लिए डेविस का भौगोलिक चक्र महत्वपूर्ण और डेविस के मत का पूर्ण अस्वीकार करने के लिए आलोचक विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। यद्यपि जर्मन के विद्वानों ने तीखी आलोचना की परंतु डेविस के सिद्धांत में कुछ सकारात्मक तथ्यों के कारण से वर्तमान में ये अभी भी प्रासंगिक है। डेविस ने तत्कालीन समस्त भू आकृति संकल्पनाओं को संकलित करने का प्रयास किया, जिसने 1802 में प्रतिपादित प्ले फेयर नियम, गिलबर्ट द्वारा प्रतिपादित आधार तल व नदी तल का क्रमिक प्रवणता, हटन द्वारा पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय पद्धति तथा समरूपतावाद, डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का इन सब का अपर्दन चक्र में समावेश किया गया। उसने भू आकृति के ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए नया आधार प्रदान किया। अपर्दन चक्र में बाधा का समुद्री तली के उत्थान पतन के द्वारा आना, अपर्दन चक्र पुनर्जीवित या संरचनात्मक विसंगतियों का अध्ययन करना सरल हो गया। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डेविस का जो सिद्धांत है वो ऐतिहासिक व कालक्रम कारणों को समझाने में सहायता मिलती है। इसलिए भू आकृतियों के कालक्रम विकास के विश्लेषण के लिए डेविस का भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र अभी भी व्यवहारिक है।